भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए की वक्फ अमलाक को हड़पने के लिए मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड की कई संपत्ति असदुद्दीन अवैसी ने भी हड़प करके रखी हुई है और उसके भी चीथड़े अब उड़ रहे हैं। और ये जो धरने पे लोगों को बिठा रहा है ना, भड़का रहा है, ये तो ओवैसी के बच्चे भी तो आए हैदराबाद से। कैसे देख रहे हैं इस बिल को? क्योंकि बड़े ही इंतहाई अफसोसनाक बिल है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, वहाँ पे ना क्रिश्चियन महफूज है, ना कोई उनकी अपनी जात जो शूदर वगैरह हैं वो भी महसूस नहीं है। लोगों को जानकारी नहीं है, गुमराह कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा फायदा हम मुसलमानों को ये, हम कोर्ट जा सकते हैं। एक हिंदू कैसे डिफाइन कर सकता है मेरे मजहब को कि 3 तलाकों के ऊपर मैं बैन लगा देता हूँ? ये वक्फ बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों का अधिकार छीन लिया जाएगा। इसमें अधिकार छीनने वाली कोई ऐसी बात है नहीं। वैसे वक़्फ़ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। डॉक्टर कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में गए? वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की भी जमीन हड़प की है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया सर, आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? लोगों को इस बात की खुशी है कि वक्फ संशोधन बिल आखिरकार आ गया। मोदी भाईजान का कि उन्होंने हमारे हक में जो भी फैसले लिए, अच्छे फैसले लिए हैं। उनको एक और पाकिस्तान बना लेना चाहिए वहाँ पे। दोस्तों, वक्फ बिल पास हुआ है इंडिया में, लेकिन इसका जो शोर मच रहा है वो पाकिस्तान में। हमारे पड़ोसियों को बहुत तकलीफ है। हमारे यहाँ कुछ भी अच्छा चीज अगर होता है ना तो कहते हैं ना, ऐसा पड़ोसी किस काम के जिनको जलन ना हो। भाई बगल वाला तरक्की कर रहा है तो भैया जलन ना हो, तो भाई ऐसा पड़ोसी रहने का कोई मतलब नहीं होता है। वैसा ही एक पड़ोसी हमारा है पाकिस्तान। अब इंडिया में वक्फ बिल लागू हो चुका है, उनको तकलीफ है। इंडिया में ट्रिपल तलाक बैन हो चुका, उसके लिए भी उनको बहुत तकलीफ है। उनको हमारे मुस्लिम महिलाओं की खुशी नहीं देखी गई। और अभी पाकिस्तान के कई ऐसे चैनल हैं जिनके 4-5 पैनलिस्ट बैठ जा रहे हैं, बैठ करके लंबे लंबे फेंके जा रहे हैं, जिनको खुद बढ़िया से नॉलेज नहीं है वक्फ बिल है क्या, उनको तो खुद पता नहीं है, लेकिन लंबे लंबे फेंके जा रहे हैं। जिनके यहाँ खुद हजारों छेद है, जिनके यहाँ रोज बम ब्लास्ट हो रहा है, जिनके यहाँ रोज लोग मारे जा रहे हैं, जिनके यहाँ खुद करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं भैया। लेकिन सलाह किसको दे रहे हैं? इंडिया को, भारत को सलाह दे रहे हैं। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको वैसे नहीं करना चाहिए। और हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो अभी बहुत नाराजगी है, उनको नाराज है। भाई नाराज होना उनका हक बनता है, हमारे देश का चीज है। खुश होना और नाराज होना दोनों अधिकार है, लेकिन इस पे दोस्तों हमारे पड़ोसी यानी पाकिस्तान का हस्तक्षेप करना बनता है हमारी चीजों पे। देखिए क्या क्या हस्तक्षेप किया, चलिए देखते हैं पहले वीडियो। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त दीपक, चलिए देखते हैं वीडियो। भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए की वक्फ अमलाक को हड़पने के लिए मोदी हुकूमत का वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। जो आदमी इस पद पे बैठा वक्फ बोर्ड के, वो गरीब हुआ करता था, करोड़पति हो गया, मर्सिडीज में जेगवार गाड़ियों में घूम रहा है वो। हम आज भी यहीं थे और हम आज भी यहीं हैं। इस बिल से हमें ये फायदा है, जो जनता को समझाना चाह रहा है। सबसे पहला ये है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, हम पहले अपील नहीं कर सकते थे। वक्फ बोर्ड अगर हमारा मकान आन के कह दे ये वक्फ बोर्ड का मकान है, तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना कहीं। इनका अपना ट्रिब्यूनल था, उसके अंदर आप जाइए, आप वहाँ अपील करिए। इनका अपना कानून था, अपना संविधान था, उसके हिसाब से हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। हमारे हाथ बांध दिए थे इन्होंने, ठीक है जी। अब जो इस कानून में सबसे बड़ा फायदा हम मुसलमानों को ये, हम कोर्ट जा सकते हैं, हम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं इसके खिलाफ। 1947 में जब देश का बंटवारा भी हुआ और देश आजाद भी हुआ, तो भारत से जाने वाले जो पाकिस्तान को उन्होंने चूज किया और वो चले गए, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दिया, क्योंकि नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड बना दिया था। तो इसलिए उन्होंने सारी संपत्ति अपनी वक्फ बोर्ड को दी, ताकि भारत में रहने वाले मुसलमानों को किसी भी चीज की कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन पाकिस्तान के एरिया में जो हिंदू रहते थे और उन्होंने जब भारत को चूज किया, तो उन हिंदुओं की संपत्ति को पाकिस्तान के सरकार ने कब्जा कर लिया और वहां के हिंदुओं के मदद के लिए उस संपत्तियों को बिल्कुल भी नहीं रखा, और ऐसी कोई बोर्ड नहीं बनाई जो उनको बनाकर देनी चाहिए थी हिंदुओं को। क्योंकि आपने जैसे खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि हिंदुस्तान में यानी 1947 से पहले ही मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड मौजूद था, लेकिन जब 1947 के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए तो यहाँ पे कोई ऐसा बोर्ड, कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी फाउंडेशन मौजूद नहीं थी कि भाई जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ये कह जाती कि ये हम इनके हवाले करते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा ये क्लियर करता चलूं, ये बताता चलूं, पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये स्टांस रहा कि भाई यहाँ से हिंदू कम्युनिटी जा रही है,
ये यहाँ से जाएगी और वहां से जो मुसलमान आएंगे उनके हिस्से की जगह हम इन्हें दे देंगे, यानी कि हम इस तरीके से थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे। जबकि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी थी सिंध के इलाके की, अगर बात करें, बहुत से ऐसे मैंने सुना है, मैंने देखा है कि बहुत बहुत बड़ा रकबा था जो कि हिंदू कम्युनिटी का था, लेकिन वो फिर जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया और ये सारी चीजें, नादिया जी, लेकिन इंडिया में इसके बरक्स हुआ, इसके उल्ट हुआ। कुछ भी उल्ट नहीं हुआ भाईजान। ये बात बिल्कुल सही है कि आपके सरकार ने क्या वो हिंदू भाइयों को जमीन लौटाया? नहीं लौटाया भाई, कोई कानून नहीं बनाया। और तो और वहाँ पर आपके जो परमाणु बम का जो टेस्ट किया गया था ना, उसी जमीन पे किया गया था। आज वो जमीन बंजर है, बेकार हो चुका है। नहीं, आपके सिंध के पास और आपके बलोच के पास जितनी भी कैंटोनमेंट आर्मीज की जमीन है ना, वो हमारे हिंदुओं की जमीन है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जब पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट पाकिस्तान में जिस जमीन पर हो रहा था, वो जमीन को बर्बाद जो कर दिया पाकिस्तान की सरकार ने, क्योंकि अब वहां तो ना फसल होता है ना कुछ भी होता है, वो भी हमारे हिंदुओं की छोड़ी हुई जमीन थी। इतिहास के पन्नों को खोलना मुझे बहुत पसंद है और मैं इतिहास के पन्नों को बहुत बारीकी से पढ़ती हूँ। कैसे देख रहे हैं इस बिल को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुल्कगिर तहरीक शुरू की जाएगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की जानिब से। इसके अलावा तमाम ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं वो इसे कंडेम भी कर रही है, इसकी मुखालिफत भी कर रही है। तो ये सस्टेन कर पाएगा और इसके असरात किस हद तक होंगे? जी बिल्कुल आमना, बड़े ही इंतहाई अफसोसनाक बिल है, मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी बिल है। और जिस तरह मोदी हुकूमत फस्तायत दिखा रही है कि आप देखिए कि 3 तलाकों के ऊपर क्या इन्होंने कानून पे मुसलमानों का जो मजहबी है जज्बात उनको ठेस पहुंचाई, उसके बाद शरई हैसियत की जायदाद पे सवाल उठाया बुर्का के ऊपर, और फिर अब ये जो वक्फ अमलाक बोर्ड के हवाले से जो मुसलमानों का जो अरबों खरबों की जायदादें हैं उनके ऊपर सरकारी तहवील में लेने की इजाजत, और उसके ऊपर ये जो सारी कानून साजी है, इस पे बड़े सगीर पूरे के अंदर एक बड़ी मैं समझता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़ी परेशानी है। ट्रिपल तलाक पे बैन लगाना, आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा, हम लोग हर एक के मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी हो, कोई दो मज़हब के ऊपर बात ही नहीं होनी चाहिए। तो मज़हब के ऊपर जब बात हम करते हैं तो हमारे कुछ लॉज हैं, हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, ठीक है। तो एक आउटसाइडर या जिसका वो मज़हब ही नहीं है, जिसने वो स्टडी नहीं किया, अगर आप ये बात करती ना कि मौलवी कोई भी किसी का नाम देती हैं, कोई डॉक्टर इसरारुल का नाम देती हैं कि उन्होंने ये इस तरह से किया है, इसरार अहमद का होता है, तो उसके पीछे लॉजिक होती ना। प्रोफेसर रफ़ीक अहमद ने ये कहा तो उसके पीछे लॉजिक होती ना। एक हिंदू कैसे डिफाइन कर सकता है मेरे मज़हब को कि 3 तलाकों के ऊपर मैं बैन लगा देता हूँ? वाई? यानी कि ये मोहतरमा को 3 तलाक पसंद है, यानी कि मोहतरमा को 3 शादियां पसंद है। अब क्या बोले इसमें, मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, आपको कमेंट में जवाब मिल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये जो धरने पे लोगों को बिठा रहा है ना, भड़का रहा है, इन नेताओं से पूछो कि इनके जो घर वाले हैं उनके औलादे भी तो आए, उनके तो ओवैसी के बच्चे भी तो आए हैदराबाद से। हम गरीबों के हम लोग आते हैं सड़कों पे, हमारे को भड़काते ही है और वहाँ दंगे करवा के हमारे बच्चों को बंद करवाते हैं। बिल्कुल सही कहा भाई, जो आप लोग इतना जो लंबे लंबे भाषण छेड़ते हो, आपके बच्चे क्यों नहीं आते, क्यों नहीं धरने पे बैठते हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं भाई? इन लोग के बैठाते हो आप। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए। संवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड की कई संपत्ति असदुद्दीन अवैसी ने भी हड़प करके रखी हुई है और उसके भी चीथड़े अब उड़ रहे हैं। इसी चीज का फ्रस्ट्रेशन ओवैसी साहब का संसद में दिख रहा है और उन दलील दे रहे हैं, लेकिन कोई भी लॉजिकल दलील नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका भी जो प्रॉपर्टी है, लंबा चौड़ा जो वक्फ बिल का प्रॉपर्टी है, वो उनके हाथ से जाने वाले हैं, जो गरीबों के प्रॉपर्टी हथिया के बैठे हुए हैं, और वो जवाब नहीं दे पा रहा है। चर्चा चल रही थी सदन में, उसमें ये कहा गया कि मुस्लिमों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, संविधान में जो अधिकार मिले उनको खत्म करने की जा रही है। ये झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है, क्योंकि जब ये कानून आ जाएगा ना, इसके बाद जब इन्होंने घोटाले करे, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए के, जिन्होंने लीज के ऊपर जमीनें दे दी, ठीक है, 1 रुपए का जमीन दे दी, 2 रुपए का जमीन दे दी, वक्फ बोर्ड की जमीन जो खरबों रुपए की, आज खरबों रुपए की जमीन है हिंदुस्तान में। अगर जमीन है, सबसे पहले तो
वक्फ बोर्ड और दूसरे नंबर पे रेलवे, उसके पास है हिंदुस्तान के अंदर जमीन। हमारे पे इतनी दौलत है मुसलमानों के लिए कि अगर ये उसको तकसीम करते ना गरीबों के अंदर, वक्फ बोर्ड वाले अगर मुसलमानों को देते, आज झुग्गियों के अंदर नहीं देते, बोरा लेके कागज नहीं चुनते, साइकिलों में पंचर नहीं लगाते, जो हमें कहते हैं। आज हम एजुकेटेड होते जा रहा है, हमारे बच्चे पढ़ने लगे, स्कूल जाने लगे, लोगों को जानकारी नहीं है। आज तक ये लोग यही करते आए हैं, एक तबके के साथ उनको गुमराह कर करके अपना वोट बैंक बनाते आए हैं कि भैया अगर ये लोग शिक्षित हो जाएंगे, ये लोग पेंशन बनाना छोड़ करके हाथ में कलम ले लेंगे तो भैया फिर तो इनकी सच्चाई जान जाएंगे। और फिर ऐसा ही रिएक्शन है जो आज आ रहा है। गुमराह कर रहे हैं ये। अगर आप इंसानियत की बेसिस पे देखें, ह्यूमन बेसिस पे देखें, तो जो बंदा एक आम बंदों को कत्लेआम कह रहा है, इंडिया तो बड़ा स्कॉलर ब्रांच बनता है कि हम लोग बहुत हर एक का हकूक देते हैं, आज़ादी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जहाँ पे कत्लो गारत देखते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, वहाँ पे ना क्रिश्चियन महफूज है, ना कोई उनकी अपनी ज़ात जो शूदर वगैरह हैं वो भी महसूस नहीं है। भैया बोल कौन रहा है, भैया हंसी आता है। ऐसे ऐसे मोहतरमा आकर के चश्मा लगा कर गूगल लगा कर लंबे चौड़े बातें कर देती हैं, फेंक जाती हैं। थोड़ा स्टडी कर लिया करे, थोड़ा स्टडी करके आए तो कितना अच्छा लगेगा आपकी बात सुनने में। तो वो बंदा तो बगैर किसी ओहदे का मुस्तहिक नहीं है, बजाय जब से बीजेपी हुकूमत में आई है ऑनवर्ड वो एक ना तवातर के साथ वो इस तरह की पॉलिसीज के ऊपर अमल पैरा है कि दे आर कन्वर्टिंग जो इंडियन सेकुलरिज्म का जो एक फेस है उसको जी बिल्कुल लेके हिंदू फेस के तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं। ये बेसिकली अब सेकुलरिज्म तो कोई नहीं है, ये हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म है। और ये एक पहला कानून नहीं है। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, 2019 में इन्होंने एक ट्रिपल तलाक बैन के हवाले से जो है वो उन्होंने कहा जी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो उसको भी इन्होंने क्रिमिनलाइज किया। फिर जिससे मुसलमान बड़े नाराज हुए। आपको पता है फिर एंटी कन्वर्जन जो लव जिहाद, वो कहते हैं जी जो मुसलमान मर्द जो है वो हिंदू औरत से मोहब्बत की शादी नहीं कर सकता। इसके ऊपर एंटी कन्वर्जन लॉज जो है वो यूपी के अंदर बाकायदा जो है वो पास किए गए। इसी तरह कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन जो है उसके ऊपर हुआ। और बहुत सारी ऐसी मैं मिसालें आपको दे सकता हूं कि इवन के जो गाय का ये जो सिटीजनशिप उन्होंने कानून पास किया कि बाहर से जो भी नॉन हिंदूज हैं वो आए और उनको सिटीजनशिप मिले मुसलमानों के अलावा। जी 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 बिल्कुल, ये भी एक कानून था। अब ये जो चीज है अब खास तौर पे अब उनको पता है कि दरगाह और मस्जिद ये दो ऐसी चीजें हैं, वो समझते हैं कि ये मुसलमानों का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। इस कंट्रोल को जो है वो कम किया जाए। जिस तरह आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कि बहुत बड़ी लैंड है और असल में वो नाम क्या दे रहे हैं जी, हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। नाम क्या दे रहे हैं जी कि हम तो आपको सेफ कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। असल में बेसिकली जहां जहां हिंदू जो गवर्नमेंट्स है पर्टिकुलरली यूपी और बाकी इलाकों के अंदर, वो समझते हैं कि ये इन्होंने जो मुसलमानों ने, और आपको पता है वो वक्फ के हवाले से कहते हैं ये अरबी लफ्ज है। देखिए ऐसे भड़काते हैं हमारे देश के लोगों को। पाकिस्तान के नेशनल चैनल पर बैठ जाते हैं 4 पैनलिस्ट और इस टाइप से इलॉजिकल बातें करते हैं और ऐसे भड़काते हैं हमारे लोगों को। कुछ लोग हैं जिनके बातों में आ भी जाते हैं बिना चीज़ों को स्टडी किए, बिना चीज़ों को जाने बुझे। एक तो ये लोग खुद बिना स्टडी के बैठते हैं और कुछ भी बोले जाते हैं, कुछ भी छोड़े जाते हैं। वक्फ बिल के बारे में इनको खुद नहीं पता है कि वक्फ बिल क्या है और उनसे क्या फायदा होने वाला है, इनको खुद नहीं पता है। लेकिन देखिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, जिनके यहाँ खुद हजारों प्रॉब्लम है, वो सोल्यूशन निकाल रहे हैं इंडिया का। कई जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों का अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें अधिकार वाली तो कोई बात है नहीं वैसे, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों का अधिकार छीन लिया जाएगा। इसमें अधिकार छीनने वाली कोई ऐसी बात है नहीं वैसे। ये बिल्कुल सही। ये ऐसे मुसलमान भाई हमारे के यहाँ जो शिक्षित हैं, आप लोग जैसे नहीं है कुछ भी आके बोल देते हैं। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। अब आपने एक बात कही कि रेलवे और आर्मी के बाद वक्फ बोर्ड आता है, नहीं, ये गलत है। रेलवे के बाद रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसके बाद आर्मी की प्रॉपर्टी है। हमारे यहाँ रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और उसके बाद फिर आर्मी की प्रॉपर्टी है। अब आती है बात कि पूरे भारत देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसमें 80% से ज्यादा जमीनों पर डिस्प्यूट और केसेस चल रहे हैं। डॉक्टर कलाम का नमाज जनाजा और याकूब मेनन का नमाज जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाज जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोगों की फोटो है, दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था, आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, वो इस सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं।
याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं, हाफिज साहब और सुनिए जाकिर नाइक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? कांग्रेस वाले ऐसे ही उड़ते तीर पकड़ते हैं लोग। वक्फ बोर्ड वालों का कहना है कि ये तो डोनेट की हुई जमीन है, दरगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, स्कूल के लिए, मदारस के लिए, इमामबाड़े के लिए, इन सब चीजों के लिए डोनेट की हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक व्यक्ति ने डोनेट कर दिया है आपको, तो फिर वो न्यायपालिका क्यों जा रहा है, वो कोर्ट क्यों जा रहा है और आपसे केस क्यों लड़ रहा है और आपको कटघरे में खड़ा क्यों कर रहा है? ये सवाल पैदा होता है। 80% मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि 20% तो उनके पास थी वक्फ बोर्ड की जमीन। और यही बात समझना है उन लोग जो आज भी खिलाफ होकर बात कर रहे हैं, उनको समझना है कि भैया आखिर उन पे FIR क्यों दर्ज कराए हैं, क्यों केस चल रही है वो जमीनों पे, क्यों डिस्प्यूट जमीन बताया जा रहा है, ये बात समझने वाली है। जो वाकई में नेहरू के जमाने में और ब्रिटिश ने और जो पाकिस्तान चले गए थे मुसलमान, उन्होंने उनको वक्फ दिया था। हम तो नहीं मान सकते कि ये इंडिया हुकूमत हो और ये जो सारा मोदी जो भी है ये इस्लाम दुश्मन है। इनको हुकूमत मिलती इसी वजह से है कि ये इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सके और इस्लाम के खिलाफ ये कोई ना कोई हुकूमत अमली बना सके, इस वजह से ये इक़्तिदार में आते हैं। आपके मानने न मानने से अपने को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मुल्क में जिस एक मजहब की अक्सरियत हो तो वो सारी बात है उनके फेवर में बात जाती है। अच्छा, तो वहाँ पे वो बाबरी मस्जिद की बात आ जाए, किसी चीज की भी बात आ जाए, तो वो फैसला कुछ भी होता है ना तो वो हिंदू के हक में चला जाता है। जिस तरह अगर हम अपने गिरेबान में झांके तो इधर भी हिंदुओं के साथ जुल्म होता है। चलो भाई, एक चीज बधाई से बताया कि भाई इनके यहाँ भी हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। वक्फ बोर्ड द सेकंड लार्जेस्ट लैंड होल्डर इन भारत, द सेकंड लार्जेस्ट लैंड होल्डर, उन्होंने फोर्सिबली हमारे भारत के लोगों की जो जमीन हड़प की है उसका आंकड़ा है 17.99 लाख एकड़ कब्जा की हुई जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। उसके बाद फिर रेलवे की जमीन 12.09 लाख एकड़ उन्होंने कब्जा कर लिया है। उसके बाद वक्फ जो है वो 4,860 किलोमीटर स्क्वायर फीट जो है वो अभी रिसेंटली उसने कैंटोनमेंट आर्मी की प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे हाथ में यहाँ पर वक्फ बोर्ड का वक्फ एक्ट की किताब है, ये देखिए लिखा हुआ है ना, द वक्फ एक्ट 1995 है ना, लिखा हुआ है ना, आप खुद पढ़ ले रहे हैं ना। लेकिन ये किताब हमारे भारत के लॉ के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता है, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है, छुपा के रखा जाता है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड बना है इसमें संशोधन पहले भी हुए हैं, इम्प्लीमेंट की कोई नया नहीं होता है, पहले भी हो चुके हैं। नेहरू जी के जमाने में हुआ, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी के जमाने में हुआ, फिर मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2013 में हुआ। और 2013 में उनको इतने बड़े बड़े प्रावधान दे दिए गए उनके वोट को, मुसलमानों के वोट को आकर्षित करने के लिए, जो नहीं करना चाहिए था। कायदा खीर बांटी जा रही है, मुंह मीठा करवाया जा रहा है। लोगों को इस बात की खुशी है कि वक्फ संशोधन बिल आखिरकार आ गया। अश्विन हमारे साथ जुड़ गए, सीधे अश्विन का रुख करते हैं। अश्विन, ये खूबसूरत तस्वीरें जो मुंबई से आ रही हैं, एक बार बयां कीजिए इन तस्वीरों को। मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए, मोदी के समर्थन में बकायदा बैनर पोस्टर लेकर लोग खड़े हैं, मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए। शुक्रिया मोदी भाईजान की ये तस्वीर है। वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की भी जमीन हड़प की है। अब आप सोचिए, मुसलमानों की जमीन भी हड़प की है। अख्तर अली वर्सेस उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड, अख्तर अली नाम के आदमी की कई एकड़ की जमीन वक्फ बोर्ड ने हड़प की और उसके बाद फिर अपने ट्रिब्यूनल से, अपने ही कोर्ट से, अपने ही जज से, अपने ही जजमेंट से कह दिया अख्तर अली अब तुम यहाँ से निकल जाओ, ये जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। ये हड़प करने के लिए बैठा है, ये लैंड माफिया है, ये जिहाद चला रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चला रहा है। वक्फ बोर्ड का बिल हमारा पास हुआ है, हम बहुत खुश हैं और मोदी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी भाईजान का, कि उन्होंने हमारे हक में जो भी फैसले लिए, अच्छे फैसले लिए हैं और आगे भी फ्यूचर में हमारे। इनको क्या बताया जाएगा पाकिस्तान के तरफ से कि नहीं, ये लोग ना फंडिंग किए हुए लोग हैं, फंडिंग किए हुए मुस्लिम, ओरिजिनल मुस्लिम नहीं है, ऐसा बोला जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। वक्फ बोर्ड का अपना ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है और उनका अपना जज होता है, उनके अपने वकील होते हैं और उनका अपना ही दलील होता है। उनके पास एक ब्लूप्रिंट होता है मुगल के जमाने का, उनके पास एक फैमिली ट्री होती है मुगल के जमाने की। उस फैमिली ट्री को वो खोलते हैं और कहते हैं
कि अकबर बादशाह यहाँ से गुजरे थे, यहाँ पर उन्होंने घोड़ा रोका था और ये घोड़ा रोकने वाली जो जगह है ना नाजिया जी, ये आपका घर है, इसीलिए अब ये मेरा हो गया, ये वक्फ बोर्ड का हो गया। कहते हैं ना मक्खी हमेशा गंद पे जाके बैठते, तो इस तरह की चीज वैसे वायरल हो जाती है, बाकी इतना कुछ खास होता नहीं है। वहाँ पे भी अच्छे खासे मुसलमान रह रहे हैं और हमसे मेरा ख्याल है उनको एक और पाकिस्तान बना लेना चाहिए, वहाँ पे आजादी ले लेनी चाहिए। दोस्तों, नाजिया इलाही खान जाने माने वकील है हमारे देश के, आए दिन इनका इंटरव्यू चलते रहता है, आए दिन कोई न कोई चैनल पे दिखती हैं और काफी अच्छा स्टडी रहता है इनका, काफी अच्छा विचार रहता है कोई भी एक पॉइंट पे। आज भी नाजिया इलाही ने बताया वक्फ बिल के बारे में। वक्फ बिल अपने आप में खुद का एक लॉ था, खुद का एक कोर्ट था, खुद का जज। ये जो वक्फ बिल था ये मुस्लिमों को भी नहीं छोड़ा। आज जो मुस्लिम खुश होकर के मिठाई बांट रहे हैं, सेवैयां बांट रहे हैं, मोदी भाईजान के नारे लगा रहे हैं, ये हो सकता है ये भी वक्फ बिल से कहीं ग्रसित ना हो, कहीं इनका भी जमीन कहीं अपने कंट्रोल में न ले लिया हो सकता है। लेकिन अब जो नया लॉ पास हुआ है, जैसा कि अमित शाह ने बताया कि अब आपके जमीन पे कोई भी अधिकार नहीं कर सकता है। अगर वक्फ बिल ऐसा कोई हक जताता भी है तो आप अपील कर सकते हो, उस पर मुकदमा दर्ज कर सकते हो और लड़ सकते हो, अपना जमीन वापस ले सकते हो। ये अधिकार दिया गया है। और ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा तो हमेशा चलते रहेगा दोस्तों। इनके झांस में मत आना, कभी मत आना, इनके बातों में मत आना। इनके यहाँ तो खुद हजारों मुश्किलें हैं, उनको तो देखना नहीं है, बस इनको तो बस आदत है हमारे चीजों पर बात करने का। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है इस पे, प्लीज जरूर अपना कमेंट के जरिए बताइएगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।